अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की वीडियो में आपको एक और दफ़ा खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन जो क्यूरी हमारे पास आई है उसको सॉल्व करने के लिए वो फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहता है इफ़ द पीएथ टर्म इन एच पी इज़ क्यू, कि अगर पीएथ टर्म जो है वो हाइपर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्यू है तो और क्यू टर्म जो है वो पी है, तो हमने प्रूफ करना है पी प्लस क्यू टर्म जो कि बराबर है पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू के। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एच पी है इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही इसका फार्मूला हमें पता होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एच पी फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो बराबर है 1/a प्लस n-1d। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर है। अच्छा, एक और चीज़ जो है हमारे पास वो ये कि हमारे पास 3 प्रोग्रेशंस होते हैं, ए पी, ठीक है, जी पी एंड एच पी। अब जो ए पी और एच पी का जो रिलेशन होता है ना, बेसिकली वो रेसिप्रोकल होता है। लेट्स सपोज अगर आप इस फार्मूले को ही देखें, सही है, ये ए पी का फार्मूला है। ए पी का फार्मूला क्या होता है? बेसिकली ए पी का फार्मूला होता है, अगर हम एन टर्म के लिए निकाल रहे होते हैं तो ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस n-1d। ठीक है, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो हमारे पास एच पी का फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। तो अब हमने इस फार्मूले के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि हमें ए भी पता करना है जो कि हमारे पास अननोन है। बेसिकली ए क्या होता है? ए हमारे पास जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, और डी हमारे पास जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ए एन जो हमारे पास बराबर होता है वो nth टर्म होती है, जो टर्म हमने पता करनी होती है। ऑलराइट, और जो बाकी बच गया एन, एन जो हमारे पास जो होती है वो नंबर ऑफ टर्म होती है, कौन सी टर्म हम पता कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कहती हूँ टी एन इज़ इक्वल्स टू T17 इज़ इक्वल्स टू 156, इट मीन्स यहाँ पर n हमारे पास जो हो गया वो 17 हो गया। ठीक है, और टी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 156 हो गई। तो इन दैट केस अगर हम इसको पढ़ें सवाल को दोबारा से, ये कहता है इफ़ द पीएथ टर्म इन एच पी इज़ क्यू, इट मीन्स हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं इसको, इसी बात को, द पीएथ टर्म इन एच पी इज़ इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो हमसे कह रहा है, दूसरा पार्ट जो हमसे कह रहा था कि जो क्यूएथ टर्म है वो हमारे पास पी के बराबर है एच पी में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द क्यूएथ टर्म इन एच पी इज़ इक्वल्स टू पी। ठीक है, ये दो बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये एच पी के रेफरेंस से था। ठीक है, तो अब हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया, ए पी जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगर हम इसको ए पी की टर्म में लिखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से, इसी टर्म को जो है, इसी स्टेटमेंट को है मैं दोबारा लिखती हूँ इन टर्म्स ऑफ ए पी। द पीएथ टर्म इन ए पी इज़ इक्वल्स टू, वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/q के बराबर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ए पी और एच पी का जो रिलेशन होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे द क्यूएथ टर्म इन ए पी इज़ इक्वल्स टू 1/p हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम ए पी के फार्मूले के ज़रिए इसको आगे इनिशिएट करेंगे, क्योंकि ए पी का फार्मूला जो है वो अगेन, जब हमें ए पी के फार्मूले से हम सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो हमारा एच पी में कन्वर्ट हो जाएगा। एच पी ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम मज़ीद जो है फ्रैक्शन में चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम क्या करेंगे, ए पी के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम जो है वो रेसिप्रोकल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी। क्योंकि हमें ये पता करना है पी प्लस क्यूएथ टर्म जो है, जो उसका आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन उम्मीद करती हूँ कि नहीं होगी ना। जैसे कि मैंने आपको ए पी का फार्मूला बताया था कि ए पी का जो फार्मूला है वो बराबर है ए एन
ठीक है, जो भी n टर्म हमने पता करनी है, इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। और जैसे मैंने आपको बताया कि a n हमारे पास वो टर्म है जैसे जो tth टर्म होती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर हम p टर्म के लिए बात करें, ठीक है, तो p टर्म के लिए जो pth टर्म हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, AP में 1/q के बराबर है। तो a n हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/q हो जाएगा, ठीक है। a जो होती है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो a एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। n बेसिकली क्या होती है, जो टर्म का नंबर होता है वो होता है। जैसे मैंने आपको T17 में बताया था कि n क्या था, 17 था, तो यहाँ पर भी ये हमसे कह रहा है कि द pth टर्म, तो मतलब n हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। अगेन कॉमन डिफरेंस जो कि d होता है वो हमें अननोन है, तो वो हमें नहीं पता। तो अगर हम इन केस फॉर p करें तो ये जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ p हमारे पास बन जाएगा 1/q इज़ इक्वल्स टू a प्लस n की जगह आ जाएगा हमारे पास p माइनस 1 और डिफरेंस हमें नहीं पता, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम q के लिए करें, qth टर्म के लिए करें, ठीक है, तो a n हमारे पास आ जाएगा, जो qth टर्म जो है ये कह रहा था qth टर्म इन AP इज़ 1/p के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/p। a अगेन हमें इस केस में भी नहीं पता जो कि फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। n हमारे पास q हो जाएगी क्योंकि qth टर्म के लिए बात कर रहे हैं, और डिफरेंस हमें नहीं पता, तो यहाँ पर भी डिफरेंस d ही हो जाएगा। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं और इनको इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ p, दैट इज़ a प्लस, अब जो हमारे पास टर्म थी वो क्या थी, q टर्म थी -1 d, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। बेसिकली हमने करना क्या है, जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में ना हमें a गिवन है ना ही हमें d गिवन है, तो हमें a और d के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिस तरह से हम बचपन में करते थे कि जब दो इक्वेशंस होती हैं और दो इक्वेशंस में से हम किसी भी एक इक्वेशन को मालूम करते हैं, ठीक है, एक की वैल्यू मालूम करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इसी तरह से हम यही काम करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर a जो है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास एक अलग टर्म में आ रहा है, d मल्टीपल टर्म्स में आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से a को एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, अब एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एलिमिनेशन में हम क्या देखते हैं कि इस a की इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 में a की जो है वो साइन सेम है, तो एलिमिनेशन करने के लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए होता है, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो मुझे क्या करवाना होता है, आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। जो भी साइन था, ठीक है, ये 2 था एक इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में अगर +2 था, अगर बीच में माइनस आ जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो किस सूरत में होगा, जब इनका साइन डिफरेंस होगा, और साइन डिफरेंस उसी सूरत में आता है जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ें मौजूद हैं, इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख दी, ठीक है, इसके बाद हमने एक लेफ़्ट हैंड साइड की, देन माइनस के साथ हमने इक्वेशन 2 का जो लेफ़्ट हैंड साइड पे था वो हमने लिख दिया, इज़ इक्वल्स टू, देन पूरा का पूरा इक्वेशन 1 हमने लिखा और उसको हमने माइनस करवा देंगे इक्वेशन 2 के साथ। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात बताती हूँ कि जब भी माइनस साइन आता है और माइनस के बाद आगे जो है वो एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, तो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया करें ताकि आपको जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, साइन कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्ट आंसर करने में यूजुअली आंसर्स में गलती हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को देखूँ तो ये फ्रैक्शन की टर्म है, ठीक है। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ 1/2 माइनस 1/3 की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं, तो ये भी दो फ्रैक्शन में टर्म्स हैं, और फ्रैक्शन में क्या है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। तो मुझे सिमिलर बनाने के लिए क्या करना होता है, मैं इस जगह को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाता है 3/6 माइनस 2/6। जब
डिनोमिनेटर में कॉमन वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम लंबी सी लाइन डाल के 6 लिखते हैं, 3 - 2 करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 1/6। वो उस सूरत में होता है, नंबर्स में तो हमारे लिए करना आसान होता है, लेकिन जब हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाता है तो प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू होती है कि आप क्या करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर q है और यहाँ पर p है, तो मैं क्या करूँगी, अप साइड न्यूमैरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं p से मल्टीप्लाई करवा दूँगी और यहाँ पर न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को मैं q से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो दोनों साइड पे सेम हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a। अच्छा, अब सबसे पहले हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस p - 1 d प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस q - 1 और d हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो क्या हो रहा है कि a यहाँ पर मेरे पास प्लस में है और a यहाँ पर मेरे पास माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मेरे पास क्या बचा इस वाली साइड पे, p - 1 d माइनस q - 1 d। ठीक है, और इस वाली जगह पर क्या हो गया, सेम हमारे पास डिनोमिनेटर थे, लंबी सी लाइन डाली, पी क्यू हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, ऊपर आ गया p - q। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास d कॉमन आ रहा है। ये पूरी एक टर्म है, ये एक पूरी टर्म है। ठीक है, इसमें मेरे पास कॉमन आ रहा है d, हम d को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दूसरा पेज यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास इस वाली साइड से तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया p - q, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया p - q, और नीचे हमने लिख दिया p q। ऑलराइट, अब हमारे पास इस वाली साइड में जो रिमेनिंग बचा था, जो कॉमन लेना था हमने, वो d कॉमन लेना था। d हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, p - 1। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज़ q - 1। ऑलराइट, अच्छा, मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज़ एज इट इज़ रह गई। ठीक है, अब देखें यहाँ से काम करते वक्त क्या हुआ था, यहाँ से हम थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म थी, ए भी टर्म थी और डी वाली टर्म भी थी जो हमारे पास अननोन थी। अब यहाँ पर आखिर में जाते जाते क्या हो गया, ए वाली टर्म बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुकी है। तो बेसिकली हमने इसे क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मज़ीद जो है ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा p - 1 प्लस माइनस 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 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया, +1 -1 से कैंसिल आउट हो गया, एंड जो हमारे पास बचा वो बचा डी p - q। ठीक है, अब p - q जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ। हम जब उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ नीचे की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और d एज इट इज़ रह जाएगा। तो p - q से कैंसिल आउट हो गया, तो d हमारे पास, d की वैल्यू बची 1/pq। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो दो इक्वेशंस हमने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मैथ्स यही कहता है कि जब आप एलिमिनेशन मेथड करते हो तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट उस वक्त की हो, जब एक की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उस वैल्यू को आप इधर इक्वेशन 1 और इधर इक्वेशन 2 में डालो, किसी में भी डालो, आंसर सेम आएगा। हम 1 को यूज़ कर रहे हैं और 1 के अंदर इसकी इक्वेशन को डाल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 हमसे कहती है 1/q इज इक्वल्स टू a प्लस p - 1 d। ठीक है, यही इक्वेशन 1 हमसे यहाँ कह रही है, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सिंपली d की वैल्यू को इंसर्ट करना है, सब्सटीट्यूट करना है। 1/q एज इट इज़, a एज इट इज़, प्लस p - 1 एज इट इज़, और d की जगह पर हमने लिख दिया 1/pq। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें से क्या करना है, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, जब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको थोड़ा सा बच्चों वाली फॉर्म में हम लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, ये केस हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये पूरी चीज़ जो है वो प्लस हो रही है, वहाँ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं 1/q, ये पूरी चीज़ हम वहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस p - 1 pq इज इक्वल्स टू a।
ठीक है। अगेन हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर पी क्यू है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पी है, तो हम इस वाली साइड को पी से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि डिनोमिनेटर इसका सेम आ जाए। इस चीज़ को यहीं पर ही आके कंटिन्यू करते हैं और ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा पी अपॉन पी क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो हमने पी क्यू को एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी माइनस पी। अच्छा, बताया था मैंने माइनस जब भी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पी के साथ अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पूरी इस टर्म के साथ एप्लीकेबल होगा। तो पी के साथ जब हुआ तो माइनस पी बन गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। प्लस पी माइनस पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वी गेट 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए। तो इन दैट वे हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास डी की भी वैल्यू आ गई, एंड इत्तेफाक है कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सेम आई है। ओके, नाउ हमारे पास ए की वैल्यू आ गई थी 1 अपॉन पी क्यू, ठीक है, और डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी 1 अपॉन पी क्यू। बट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये कह रहा था हमसे कि हमें पी और क्यूथ टर्म की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पी प्लस क्यूथ टर्म की जो है ये वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, जो कि इसके बराबर आएगी। अब जब हम इस वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है, तो जैसे हमें फार्मूला पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब हमें ए भी पता है, हमें डी भी पता है, ठीक है, हमें पी भी पता है। पी हमारे पास क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू टर्म के लिए हम मालूम कर रहे हैं, और ये टर्म क्या हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा, ए एन क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू टर्म बराबर हो जाएगी ए की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो हमने यहाँ पर डाल दी, सही है, और प्लस एज इट इज़ एन हमारे पास क्या था, पी प्लस क्यू टर्म थी माइनस 1, और डी की वैल्यू भी हमें पता है 1 अपॉन पी क्यू थी। मज़ीद हम क्या देखते हैं इस केस में कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म बन गए, ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन पी क्यू हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हमने 1 अपॉन पी क्यू को कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास अंदर क्या बचा, इस वाली जगह में से तो हमने सारी चीज़ों को कॉमन ले लिया, जो चीज़ बाकी रही, कुछ बाकी नहीं होता तो 1 बाकी होता है, तो 1 बाकी रह गया, प्लस इसमें से ये तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बाकी रहा, ये बाकी रहा, तो हमने ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 अपॉन पी क्यू एज इट इज़ रहा, ओके, 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचा 1 अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाता है पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। लेकिन ये किस फार्मूले के ज़रिए आया था, ये हमारे पास ए पी के फार्मूले के ज़रिए आया था, बट क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि हमें एच पी के ज़रिए जो है वो मालूम करना है। तो एच पी मैंने आपको बताया था वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ ए पी, तो जो भी हमारे पास आंसर आया उसका हमने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज़ को न्यूमैरेटर में कन्वर्ट कर देना है और न्यूमैरेटर वाली चीज़ को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाना है। तो वी गेट पी क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू, दिस इज़ द आंसर फॉर पी प्लस क्यूथ टर्म। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्यूरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी गिवन है, आप वहाँ पर भी किसी भी इशू को जो है वो पूछ सकते हैं रिलेटेड विद मैथ्स और एनी फिज़िक्स सब्जेक्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मज़ीद जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आरास्ता हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।